नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही कह सकते हैं दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे। जी। मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात। हाँ। हमारे पास ना इसका एक काफी गहरा विश्लेषण है। अच्छा। हाँ, तो ये हमें इसके किरदारों को, उनके जो संघर्ष हैं और कहानी के पीछे असल में क्या छिपा है वो समझने में मदद करेगा। कोशिश यही है कि कहानी की परतें खोलें और देखें कि भाई आज भी ये कहानी क्यों इतनी जरूरी लगती है। बिल्कुल। और प्रेमचंद की कहानियों की आप देखें तो यही तो खासियत है। हाँ। कि वो लिखी भले किसी एक जमाने में गई हो, पर उनमें जो इंसानी जज्बात हैं, जो समाज की सच्चाई है, वो वक्त के पार चली जाती है। सही कहा। प्रेमचंद, जिन्हें हम मतलब उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, वो यथार्थवाद के क्या कहते हैं बहुत बड़े पैरोकार थे। यथार्थवाद मतलब रियलिज्म। हाँ, रियलिज्म यानी साहित्य में जिंदगी की सच्ची बातें, खासकर जो कड़वी सच्चाइयां हैं, उनको बिना किसी बनावट के जैसा है वैसा दिखा देना। उनकी कलम अक्सर गांव के गरीब, किसान, मजदूर, इनकी आवाज बनती थी। और पूस की रात, उफ, ये तो इसी यथार्थवाद का एक जीता जागता नहीं बल्कि कहना चाहिए ठिठुरता हुआ उदाहरण है। बिल्कुल ठिठुरता हुआ। कहानी के बीच में है हल्कू, एक किसान, बहुत ही गरीब, उसके पास कुछ पैसे जमा हैं, लेकिन वो एक दुविधा में है। क्या है वो दुविधा? दुविधा ये है कि उसके पास जो थोड़े से पैसे हैं ना, उनसे या तो वो साहूकार का कर्जा चुका दे, जिसका दबाव है उस पर, जाहिर है, या फिर एक कंबल खरीद ले, क्योंकि पूस की भयानक सर्द रातें आ गई हैं। हाँ। और उसे बेचारा रात भर खुले खेत में फसल की रखवाली करनी पड़ती है। उफ। उसकी पत्नी है मुन्नी, वो चाहती है कि भाई कंबल ले लो, कम से कम ठंड से तो बचोगे, जान है तो जहां है वाली बात। लेकिन समाज का दबाव होगा, साहूकार का डर भी होगा, और शायद वो अपनी किसान वाली जिम्मेदारी, पता नहीं, हल्कू कंबल नहीं खरीदता, वो पैसे साहूकार को दे देता है। यहीं पर मतलब उसका एक फैसला उस रात की पूरी कहानी तय कर देता है। हाँ बिल्कुल। उसे बिना किसी गर्म कपड़े के उस बर्फीली रात में खेत जाना पड़ता है। और प्रेमचंद ने उस रात का जो वर्णन किया है ना, कमाल का है। आप पढ़ते हुए ठंड महसूस कर सकते हैं। हाँ। हवा जैसे हड्डियों में घुस रही हो। हल्कू अकेला है, साथ में उसका कुत्ता है जबरा, वो भी बेचारा ठंड से कूकू कर रहा है। हल्कू पत्तियां वगैरह इकट्ठी करके आग जलाता है। थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, पर वो पूस की रात की ठंड है, उसके आगे कुछ नहीं, ना काफी है। बिल्कुल। वो आग के पास ही सिमट कर लेट जाता है। और यहीं वो इंसानी भूल हो जाती है, या शायद कहें कि शरीर की जरूरत ठंड पर भारी पड़ जाती है। हाँ, कह सकते हैं। ठंड और थकान से एकदम बेहाल हल्कू की आंख लग जाती है। गहरी नींद। गहरी नींद। और जब वो सो रहा है तो जाहिर है खेत असुरक्षित है। नील गायें आती हैं और उसकी सारी फसल चर जाती हैं, रौंद डालती हैं। सारी मेहनत, महीनों की मेहनत पानी में। बिल्कुल, पल भर में मिट्टी में मिल गए। सुबह जब मुन्नी खेत पर आती है और ये तबाही देखती है, तो जाहिर है वो तो हैरान है, दुखी है, शायद गुस्से में भी होगी। क्यों नहीं होगी? किसी भी किसान के लिए उसकी फसल उसकी जिंदगी होती है। हाँ। उसका उजड़ना मतलब भविष्य का अंधेरा। बिल्कुल। लेकिन अब आता है कहानी का वो पॉइंट जो पढ़ने वाले को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो क्लाइमैक्स। हल्कू अपनी बर्बाद फसल को देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर दुख या निराशा वैसे भाव नहीं है। नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून है, एक राहत। और वो मुन्नी से जो कहता है वो इस कहानी का सार है, उसकी आत्मा है। क्या कहता है वो? वो कहता है, रात की ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा। उफ, ये वो क्षण है जो आपको रोक देता है, सोचने पर मजबूर करता है ना? उसकी रोजी रोटी का साधन चला गया, पर उसे इस बात की राहत है कि अब उसे उस जानलेवा ठंड में नहीं सोना पड़ेगा। विश्लेषण यही कहता है कि ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो चलिए इसी बिंदु से कहानी की परतें खोलते हैं। सबसे पहली चीज जो एकदम सामने आती है वो है गरीबी और किसान का वो कभी न खत्म होने वाला दुख। हाँ। ये कहानी सिर्फ ये नहीं दिखाती कि हल्कू गरीब है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम को दिखाती है जिसमें किसान फंसा हुआ है। सही। कर्ज का बोझ, साहूकार का शोषण, फिर मौसम की मार, और इन सब के बीच उसकी अपनी छोटी छोटी जरूरतें, जैसे ठंड से बचने के लिए कंबल, वो भी पूरी नहीं हो पाती। बिल्कुल। ये सिर्फ पैसों की गरीबी नहीं है, ये एक तरह की लाचारी है, बेबसी है। हल्कू मेहनत से जी नहीं चुराता, पर उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता। सिस्टम ही ऐसा है कि वो कमाता है दूसरों का पेट भरने के लिए या कर्ज चुकाने के लिए। उसके पास अपनी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने का ऑप्शन तक नहीं है। सही कहा। वो कंबल न खरीद पाने का फैसला वो उसकी मर्जी नहीं है, वो मजबूरी है। मजबूरी का प्रतीक है।
प्रेमचंद यहाँ किसी व्यक्ति की कमी नहीं दिखा रहे, वो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की कमी दिखा रहे हैं जो किसान को इस हाल में रखती है। और यहीं प्रेमचंद का यथार्थवाद और भी पावरफुल हो जाता है। उन्होंने सिर्फ गरीबी का जिक्र नहीं किया, बल्कि उस हालत में इंसान की जो दिमागी हालत होती है, उसकी बातचीत, उसके छोटे छोटे डर, समझौते, उनको बड़ी बारीकी से पकड़ा है। हाँ बिल्कुल। हल्कू और मुन्नी की बातचीत देखो आप, उसमें जो टेंशन है, जो चिंता है, वो बहुत असली लगती है। फिर उस रात का वर्णन, अंधेरा, सन्नाटा, वो ठंडी हवा, जबरा का कूकू करना, आग जलाने की कोशिश, ये सब आपको सीधे उस माहौल में ले जाते हैं। कोई मेलोड्रामा नहीं, कोई अतिशोक्ति नहीं, बस जीवन की कठोर सच्चाई। और ये यथार्थवाद सिर्फ बाहरी हालात तक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक भी है। अच्छा, कैसे? हल्कू का अंत में राहत महसूस करना, ये भी एक मनोवैज्ञानिक सच है। जब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है ना, तो कभी कभी इंसान उस तकलीफ के सोर्स के खत्म हो जाने पर भी राहत महसूस कर सकता है। बिल्कुल, भले ही वो सोर्स उसकी रोजी रोटी ही क्यों ना हो। हाँ, ये बात तो है। प्रेमचंद हमें उस पॉइंट तक ले जाते हैं जहां हम हल्कू के इस अजीब से लगने वाले रिएक्शन को भी समझने लगते हैं। और यही कहानी का सबसे शक्तिशाली तत्व, विडंबना, मतलब आयरनी, सामने आती है। हाँ, आयरनी। विडंबना यानी जब हालात या नतीजे हमारी उम्मीद या लॉजिक के एकदम उलट हों। बिल्कुल। एक किसान जिसकी जिंदगी फसल पे टिकी है, वो फसल बर्बाद होने पर दुखी होने के बजाय राहत महसूस करे, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? और ये विडंबना बहुत गहरी है। ये सिर्फ एक सिचुएशन का उलटफेर नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर, समाज पर और शायद किस्मत पर भी एक तीखा कटाक्ष है। ये दिखाती है कि हल्कू के लिए वो रोज की शारीरिक और मानसिक पीड़ा, उस ठंड में रात भर जागने की तकलीफ, वो फसल के आर्थिक नुकसान से भी ज्यादा भारी पड़ रही थी। बाप रे। उसकी राहत इस बात का इशारा है कि उसकी जिंदगी की क्वालिटी इतनी गिर चुकी थी कि उसे अपनी बर्बादी में सुकून नजर आने लगा। ये तो सवाल खड़ा करता है कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं जहां मेहनत करने वाले को अपनी मेहनत के उजड़ने में आराम मिले। हाँ, यही सवाल। क्या इसे एक तरह की हार मान लेना कह सकते हैं, या ये कुछ और है? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। इसे सिर्फ हार मान लेना शायद पूरी तरह सही ना हो। अच्छा, हो सकता है इसमें हार का एलिमेंट हो, लेकिन इसमें व्यवस्था के खिलाफ एक मूक विरोध भी छिपा हो सकता है। एक साइलेंट प्रोटेस्ट। हाँ, कह सकते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसने उसे इतना तोड़ दिया कि अब उसे नुकसान का डर ही नहीं रहा। जब खोने को कुछ बचा ही नहीं, या जो बचा है वो सिर्फ तकलीफ दे रहा है, तो उसके छिन जाने का डर भी खत्म हो जाता है। ये एक तरह की शून्यता की स्थिति भी हो सकती है जहां अच्छा, बुरा, नफा, नुकसान सब बेमानी हो जाते हैं। और प्रेमचंद ये सब बातें कह जाते हैं बहुत ही सरल, सहज और दिल को छूने वाली भाषा में। बिल्कुल। कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं झाड़ते, कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं। छोटे छोटे वाक्य, आम बोलचाल के शब्द, लेकिन उनका असर सीधा दिल पर होता है। यही तो उनकी कला है। हाँ, कम शब्दों में गहरी बात कह जाना। हल्कू और मुन्नी की भाषा, उनका लहजा, सब कुछ उनके माहौल और उनकी हालत के हिसाब से है। और भाषा की यही सादगी कहानी को और ज्यादा असरदार बनाती है। ये हमें किरदारों के करीब ले आती है, हम उनकी तकलीफ को महसूस कर पाते हैं। प्रेमचंद पाठक को जज नहीं बनाते, बल्कि उस स्थिति का हिस्सा बनने को मजबूर करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें क्या संदेश देती है? जाहिर है ये सिर्फ हल्कू की कहानी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। विश्लेषण इसे भारतीय किसानों की सामूहिक त्रासदी का प्रतीक मानता है। अच्छा। हल्कू का किरदार भारत के उन लाखों करोड़ों किसानों को दिखाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, सबके लिए अन्न उगाते हैं, लेकिन खुद गरीबी, कर्ज और शोषण के उस जाल से बाहर नहीं निकल पाते। ये कहानी उस विडंबना को भी उजागर करती है कि जो अन्नदाता है उसके अपने घर में अन्न और तन ढकने को कपड़े का अभाव है। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में आखिर गड़बड़ कहाँ है। क्यों वो लोग जो सबसे बुनियादी और जरूरी काम करते हैं अक्सर सबसे ज्यादा हाशिए पर होते हैं? क्यों उनकी मेहनत का सही मोल उन्हें नहीं मिलता? क्यों उन्हें अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए भी लड़ना पड़ता है? कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे गरीबी इंसान की आत्मा को तोड़ सकती है, उसे उस बिंदु तक ले जा सकती है जहां उसे अपनी बर्बादी में भी राहत दिखने लगे। हाँ, ये सिर्फ आर्थिक मसला नहीं है,
ये मानवीय गरिमा का भी सवाल है। बिल्कुल। जब किसी इंसान को रोज ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़े जहां उसकी जान पर बनाए, तो उसके लिए बड़े आर्थिक नुकसान का डर भी शायद कम हो जाता है। तो पूस की रात ये महज एक कहानी नहीं, ये एक तरह का सामाजिक दस्तावेज भी है। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें उस भारत से मिलवाती है जो शायद शहरों के चकाचौंध में कहीं खो सा जाता है। ये हमें हल्कू जैसे अनगिनत लोगों के उस मूक संघर्ष की याद दिलाती है। हल्कू की वो राहत भरी निराशा, वो अजीब सा सुकून, एक ऐसा आईना है जिसमें हम उस व्यवस्था की तस्वीर देख सकते हैं जो अपने ही मेहनतकश लोगों को इस हाल में जीने पर मजबूर करती है। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद और गहराई से सोचा जा सकता है। बताइए। हल्कू की वो राहत, क्या वो सिर्फ उस रात की भयानक ठंड से मिली एक पल भर की शारीरिक मुक्ति थी? या जैसा हमने पहले भी इशारा किया, ये उस पूरी शोषण करने वाली व्यवस्था, उस गरीबी और लाचारी के कुचक्र से एक तरह का दिमागी पलायन था, या अवचेतन में किया गया विद्रोह? अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या उसके अंदर कहीं ये समझ बन गई थी कि इस किसानी के रास्ते पर चलकर उसे दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा? हो सकता है। क्या ये उसकी उम्मीदों का पूरी तरह मर जाना था, या फिर एक नई शुरुआत का इशारा, चाहे वो शुरुआत मजदूरी ही क्यों ना हो? कहानी का अंत हमें कोई सीधा जवाब तो नहीं देता, बल्कि इन सवालों के साथ अकेला छोड़ देता है। और शायद इसी अधूरेपन में, इसी सवाल में इस कहानी की असली ताकत छिपी है, जो हमें आज भी, इतने सालों बाद भी सोचने पे मजबूर करती है।